जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका के ऊपर, यानी कि सेल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर्यावरण में जितना भी सजीव का निर्माण हुआ है सभी का निर्माण सेल से हुआ है और साथ ही साथ इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका के बारे में और इसके बारे में प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग अधिक से अधिक कवर कर लें। बचा हुआ पार्ट रहेगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी कि वीडियो का जो सेकंड भाग आएगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कोशिका क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारे इस पर्यावरण में सजीव पाया जाता है, एक निर्जीव पाया जाता है। तो जो हमारा सजीव है, सजीव का निर्माण ही सेल से हुआ रहता है। सजीव कहें तो दोस्त इसमें आ जाएगा हमारा जंतु, साथ ही साथ प्लांट यानी कि पौधा भी आ जाएगा, यानी कि एनिमल, और साथ ही साथ प्लांट, जंतु और प्लांट, और एक और आ जाते हैं इसमें हमारा सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव, इन सभी का निर्माण कोशिका से हुआ रहता है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, इस पर्यावरण में जितने भी सजीव पाए जाते हैं सभी का निर्माण कोशिकाओं से हुआ रहता है। अगर एक कोशिका नहीं रहेंगे तो सजीव का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डीप में जाने का प्रयास करेंगे। कोशिका है क्या? तो कोशिका के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि अगर हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैंसर के बारे में अध्ययन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। जैसे कोई व्यक्ति मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। जिसके लास्ट में लॉजी आ गया, समझ लीजिए कि हमने किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी न किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी तो जंतु के बारे में अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन कहलाता है। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन कौन किया था? थोड़ा हम इसे हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन कौन किया था? तो कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का अध्ययन किया गया था, जिसके कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। और कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका के जनक कहते हैं, या फादर ऑफ सेल कोशिका रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे अध्ययन किए थे कोशिका के बारे में? इन्होंने पेड़ के छाल के ऊपर कोशिका के अध्ययन किया था। जो पेड़ का हम लोग देखते हैं कि बाहरी आवरण होता है, उसे खूब महीन करके उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। पेड़ के छाल को हम लोग कहते हैं कर्क, यानी कह सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हुक किसके ऊपर किया था? तो कर्क के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? तो पेड़ के छाल के ऊपर अध्ययन किया था। पेड़ के छाल, अब ध्यान दीजिएगा, जब पेड़ के छाल पर इन्होंने अध्ययन किया था कोशिका के बारे में, तो उसमें पेड़ के छाल को खूब महीन करके देखे तो उसमें छोटे छोटे कमरे के रूप में छिद्र दिखाई दिया, यानी कि छोटा कमरा दिखाई दिया। छोटा कमरा दिखाई दिया। इस छोटे कमरे को लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है। इस छोटे कमरे को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग सेल कहते हैं। ये कौन बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। ये कैसे देखा कि उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं? क्या हम अपने आंखों से देखते हैं तो उसमें छोटा कमरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। उसे देखने के लिए आवश्यकता पड़ती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है।
फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ होता है, पेड़ के हम लोग छाल को खूब पतली कर देंगे, महीन कर देंगे, तो हम अपने आंखों से उसे नहीं देख पाएंगे। तो उसे देखने के लिए आवश्यकता पड़ती है माइक्रोस्कोप की, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये समझ में आया कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में बताया गया था, जिसके कारण कोशिका के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज पेड़ के छाल पर यानी कि कर्क के ऊपर किया था। उसमें इन्होंने छोटे छोटे कमरे को देखा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि छोटे कमरे को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है। छोटे कमरे को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इस सेल को देखने के लिए किसकी मदद लिया, इन्होंने किसका मदद लिया, तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का मदद लिया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी के बारे में। दोस्त इसे आप लोग लिखते चलेंगे और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं। हम लोगों ने देखा कि जो रॉबर्ट हुक कोशिका खोज के लिए माइक्रोस्कोप का सहायता लिए थे। माइक्रोस्कोप यानी कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मदद लिए थे। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार समझ लीजिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यंत्र है, यानी कि वैसे जीव जिन्हें अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे देखने में सूक्ष्मदर्शी सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि वैसा जीव जिसे अपने आंखों से नहीं देख पाते उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। और सूक्ष्मजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोप का खोज सबसे पहले जेड जैनसेन के द्वारा और एच जैनसेन के द्वारा, जेड जैनसेन और एच जैनसेन के द्वारा 1590 ईस्वी में किया गया था। सूक्ष्मदर्शी का खोज जेड जैनसेन और एच जैनसेन के द्वारा 1590 ईस्वी में खोज किया गया था। किसका, माइक्रोस्कोप का। उसके बाद इसी का प्रयोग करके रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सेल का खोज कर दिया। किसके सहायता से, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से, ठीक। तो ये किसका खोज किए थे, जो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे, पेड़ के छाल के ऊपर किए थे। और ये जो कोशिका खोज किए थे वो था मृतजीवी कोशिका, मृतजीवी कोशिका, या बोल सकते हैं मृत कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका का खोज किए थे। कौन, रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका के नाम से जानते हैं। यानी कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले किस कोशिका का खोज किए थे, तो मृत कोशिका का खोज किए थे। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। कैसे खोज किए थे, माइक्रोस्कोप की सहायता से। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था, तो जेड जैनसन और एच जैनसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1590 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, ठीक है दोस्त। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जब रॉबर्ट हुक मृतजीवी कोशिका खोज किया तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था। यानी कि मृतजीवी जो कोशिका होता है, जो मृत कोशिका होता है, इससे बॉडी का निर्माण नहीं होता है, बल्कि मृत होता है तो उसके बाद उसे मृत कोशिका से किसी अन्य कोशिका का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जीवित कोशिका से किसी अन्य कोशिका का निर्माण हो पाता है। तो अगर मृत कोशिका खोज किए तो इसमें तो विखंडन नहीं होगा। अब जीवित कोशिका खोज कौन किया था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, यानी कि हम लोगों ने देखा मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। तो जीवित कोशिका का खोज किया गया है लेवेन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, लेवेन हॉक के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में किसके द्वारा खोज किया जाता है, लाइट दोस्त चला गया, अब समझिएगा। जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया, लेवेन हॉक के द्वारा 1683 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा लाइट आता है उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। बस पावर कट हुआ था। अब हम लोग देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, जीवित कोशिका खोज लेवेन हॉक के द्वारा 1683 ईस्वी में किया गया था। हम लोगों ने तो देख लिया कि कोशिका का खोज कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं देखा कि कोशिका है क्या।
तो आइए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोशिका के इतिहास देख लिए, लेकिन अब वर्तमान में कोशिका है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए इसे मिटा रहे हैं और फिर आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे वीडियो को रोककर। अब चर्चा करेंगे दोस्त, अब चर्चा करेंगे कि कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका सजीव के सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सजीव के सबसे छोटी इकाई है, यानी कि समझ लीजिए कि जो हमारा सजीव है, सजीव के सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारा कोशिका है। कैसे? तो जैसे हमारा शरीर का निर्माण होता है या किसी भी जंतु या किसी भी सजीव का निर्माण होता है, तो उसमें सबसे अधिक सेल होता है और सेल उसमें सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अगर किसी बॉडी का निर्माण करना हो तो बॉडी का निर्माण कैसे होगा, यानी कि सजीव का निर्माण कैसे होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले सेल का निर्माण होगा, सेल के बाद निर्माण होगा टिश्यू का, टिश्यू के बाद निर्माण होगा ऑर्गेन का, और ऑर्गेन से बनेगा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनेगा, तो बॉडी बनेगा। आया दोस्त समझ में? यानी कि सबसे पहले बॉडी के स्ट्रक्चर में या सजीव के निर्माण में सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के बाद ही बनेगा टिश्यू, यानी कि टिश्यू, ऊतक। सेल मतलब तो सभी को पता है, कोशिका, टिश्यू यानी कि ऊतक, ऑर्गेन मतलब अंग, और ऑर्गेन सिस्टम मतलब हो गया हमारा अंग तंत्र, और बॉडी मतलब तो सभी को पता है शरीर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल के बिना हमारा टिश्यू नहीं बन सकते, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। जब कोशिका रहेगा नहीं तो इसका समूह नहीं बनेगा, समूह नहीं बनेगा तो ऊतक का निर्माण नहीं होगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका के बिना ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक के बिना ऑर्गेन नहीं बनेगा, ऑर्गेन के बिना ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गेन सिस्टम के बिना बॉडी नहीं बन पाएगा हमारा, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। इसके बिना इन सब का संरचना नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर के संरचना में या शरीर के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है, सेल का है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, शरीर के संरचनात्मक इकाई भी बोलेंगे, शरीर के संरचनात्मक इकाई भी बोलेंगे, क्योंकि इसके बिना किसी का भी संरचना नहीं हो पाएगा। तो क्या कहलाएगा, कोशिका शरीर के संरचनात्मक इकाई भी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोशिका उपस्थित रहेगा, लेकिन वह कोशिका क्या रहेगा, मृत रहेगा, तो शरीर क्या हमारा काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि कोशिका के बिना शरीर हमारा क्रिया भी नहीं कर पाएगा, क्रिया भी यानी कि कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई को भी सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सजीव के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है। सजीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो भी हमारा कोशिका ही है। कोशिका के बिना हमारा शरीर काम नहीं करेगा, कोशिका के बिना शरीर का संरचना नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका को सजीव के सबसे छोटी इकाई कहते हैं। कोशिका को शरीर के संरचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। आया दोस्त समझ में? तो कोशिका क्या है, तो कोशिका सजीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीव के सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका को देखने के लिए उन्होंने किसका सहायता लिया था, तो माइक्रोस्कोप की सहायता लिया था। उसका खोज कौन किया था, तो जेड जेंसन और एच जेंसन के द्वारा किया गया था 1590 ईस्वी में, ठीक है। रॉबर्ट हुक जिस कोशिका खोज किए थे वो कोशिका था मृत कोशिका। उसके बाद एक और व्यक्ति है लिवेन हॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया 1683 ईस्वी में। तो हम लोगों ने इन सभी के ऊपर चर्चा कर लिया, ठीक है। आप देखेंगे जो हमारा कोशिका है, कोशिका कितने प्रकार का होता है और कोशिका का संरचना देखेंगे, ठीक है। आइए इसे मिटा रहे हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो कोशिका किसे कहते हैं। अब बात करेंगे कोशिका के प्रकार, किसके आधार पर। क्या सभी कोशिका एक समान होता है, नहीं होता है। सभी कोशिका एक समान नहीं होता है,
यानी कि सभी कोशिका का संरचना एक समान नहीं रहता, सभी कोशिका का संरचना क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। उनके कार्य के आधार पर, उनके संख्या के आधार पर कोशिका का प्रकार को बांटा गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। तो संख्या के आधार पर कोशिका को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला हो जाएगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। क्या कहलाएगा दोस्त? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का अर्थ होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर मतलब हुआ बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका को संख्या के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीव। ठीक है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर क्या है? तो वैसा जीव जिनका निर्माण मात्र एक कोशिका से हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। वैसा जीव जिनका निर्माण कितने कोशिका से हुआ है? एक कोशिका से हुआ है, एक सेल से हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। बहुकोशिकीय जीव क्या है? वैसा जीव जिनका निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से हुआ है। वैसा कोशिका जिसका निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर जीव बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में तो आया। संख्या के आधार पर कोशिका को दो वर्गों में बांटा गया है। यूनिसेलुलर यानी कि जिस कोशिका का निर्माण, जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। कहिए कौन सा जीव है जिसका निर्माण एक कोशिका से हो रहा है? तो वह है हमारा सूक्ष्म जीव, जिसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमारा क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। यानी कि जो सबसे छोटे छोटे होते हैं। बहुकोशिकीय जिसे हम अपने आंखों से देख पाएंगे उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा, मानव जाति, जितना भी हम लोग एनिमल वगैरह देखते हैं अपने आंखों से, उसे हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। जिसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं एक कोशिकीय, जिसे अपने आंखों से देख पाते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ एक कोशिकीय जीव। वैसा जीव जिसका निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्माण हुआ उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। तो ये सब तो हम लोग ने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेल के बारे में और इस संसार के सेल के बारे में। देखेंगे कौन सा सेल सबसे बड़ा है, कौन सा सेल सबसे छोटा है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। सेल जो हमारा कोशिका जो है, अभी हम लोग बात करेंगे इस पूरे संसार के बारे में। किसके बारे में? संसार के बारे में। कि यानी कि संसार के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इस संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो याद रखिएगा संसार के सबसे बड़ा कोशिका है, बड़ा सेल का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा। इस संसार का सबसे बड़ी कोशिका है। इस संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। क्या है दोस्त? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडा। माइकोप्लाज्मा का आयतन क्या है? तो 0.1 माइक्रोमीटर, जिसे अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका समझ लीजिए कि 170 गुने 135 मिलीमीटर, या बोल सकते हैं मीटर। इसकी क्या है? मीटर नहीं, मिलीमीटर हो जाएगा दोस्त। मिलीमीटर इसके क्या है? आयतन है। ठीक है, 170 गुने 135, इसका क्या है? तो 0.1 माइक्रोमीटर इसका क्या है? आयतन है, जिसे अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमारे आंख के अधिकतम देखने की क्षमता या न्यूनतम देखने की क्षमता सीमित है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर सबसे छोटी वस्तु को देखना हो तो हम मात्र 100 माइक्रोमीटर तक ही 100 माइक्रोमीटर तक ही छोटी वस्तु को देख सकता है। इससे छोटी वस्तु को नहीं देख पाएगा। एक व्यक्ति 100 माइक्रोमीटर तक ही किसी वस्तु को देख पाता है, उससे छोटी वस्तु को यह नहीं देख पाएगा। आया दोस्त समझ में? या बोल सकते हैं 0.1 मिलीमीटर
0.1 मिलीमीटर छोटी वस्तु को ही देख पाएगा, इससे छोटी वस्तु को नहीं देख पाएगा। एक स्वस्थांक याद रखिएगा, 100 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। इससे अगर कोई भी छोटा वस्तु आ रहा है तो हम उसे हम नहीं देख पाएंगे अपने आंखों से। इसे देखने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, इससे छोटे वस्तु को देखने की आवश्यकता पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। किसका आवश्यकता पड़ेगा दोस्त? माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़ेगा। बात समझ में आया? संसार के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इस अपने आंखों से बढ़िया से देख पाते हैं। इसका जो आकार होगा एक समझ लीजिए तरबूज के आकार का होता है, जिसकी वजह से हम अपने आंखों से देख पाते हैं। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा है, जिसकी समझ सकते हैं आयतन 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसे अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे हम लोग। यहाँ पे कितना देख पाएंगे? तो 100 माइक्रोमीटर तक ही देख पाएंगे, लेकिन इसका पावर कितना? 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसकी वजह से अपने आंखों से इसे नहीं देख पाएंगे। बात को समझे दोस्त? अब देखेंगे हम लोग क्या चीज इस संसार के था। थोड़ा सा हम लोग मानव शरीर के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। आइए नोट कर लीजिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा रहे हैं। आगे समझेंगे मानव शरीर के सेल के बारे में, मानव शरीर के सेल के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्त, जो मानव शरीर का सेल है, इसमें सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है दोस्त? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु, जिसे क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओवम बोलते हैं। ठीक है, या ओभा के नाम से भी जानते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक, संसार का शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका तो याद रखिएगा स्पर्म है। क्या है? स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? शुक्राणु बोलते हैं। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका यानी कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु, और शरीर के सबसे छोटी का कोशिका क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। उसके बाद देखेंगे मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका कौन सी है? तो लंबी कोशिका है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। बात को समझे दोस्त? हमारे मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन ही कहाँ पाया जाता है? तो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? कोशिका को देखा, कोशिका के खोज के बारे में देखा, फिर उसके बाद कोशिका किसे कहते हैं इसके प्रकार देखे, और संसार और मानव शरीर के कोशिका के बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।